नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, ये जब 10वां जो है लिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है एमपी टेट वर्ग 2 का जो क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ आपको, ये 10वें नंबर का। इसके पहले 9 में अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद में मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं कि इसी को कंटिन्यू रखूँ या फिर हिंदी के जो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन वो करवाऊँ या फिर संस्कृत के करवाऊँ। हिंदी संस्कृत दो में से सब्जेक्ट आप चूज़ कर लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, या फिर दोनों एक साथ चाहिए या दोनों एक साथ चाहिए। तो जैसे अभी बाल विकास और पर्यावरण चल रहा था उसी प्रकार से आपका हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ भी चल सकता है। तो जैसे ही आपको चाहिए होंगे उस प्रकार से आप कमेंट कर दीजिए, उस प्रकार से आपको कल से स्टार्ट होंगे। यदि आप इसी को बोलेंगे कंटिन्यू करने के लिए तो इसी को कंटिन्यू करूँगा, 11वां इसका क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, ठीक है। यदि आप बोलेंगे हिंदी का स्टार्ट करो संस्कृत का तो हिंदी संस्कृत दोनों स्टार्ट हो जाए, कोई एक बोलेंगे तो एक कर दूंगा, ठीक है। इस क्योंकि अभी पर्यावरण जो है, पर्यावरण के 2 वीडियो आने हैं, इसके बाद में पर्यावरण का स्टॉप करेंगे, इसके बाद में अपन हिंदी और संस्कृत करेंगे, फिर कुछ दिन बाद गणित करेंगे। गणित अभी थ्योरी भी बचा हुआ है और प्रैक्टिस टेस्ट ही बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले 10 दिन इसको कर लेते हैं, संस्कृत हिंदी को जैसे आप लोग बोलेंगे उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेके आया हूँ मैं 10वां ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, 22 फरवरी का दिया हुआ है। कुल यहाँ पर जो आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, सीडीपी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और फटाफट से आप कम से कम समय में कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपको मैं तरीका बताऊंगा आपको। वो आपके 30 में से कितने सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण खालिस्तान नहीं होता है। क्या है? नहीं होता। ऐसा कौन सा तरीका है कि वो नहीं होता? ऐसी बुद्धि जो सभी में नहीं होती है। तो मध्यम बुद्धि तो सभी में होती है, समान बुद्धि होती है क्या सभी में? उपयुक्त बुद्धि होती है सभी में? क्या एक जैसा होता है? तो देखो, मध्यम बुद्धि होती है सभी में और उपयुक्त बुद्धि भी होती है। मतलब हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, वो कैसे विकसित करेगा उसको उस प्रकार का माहौल मिलेगा तब उसकी बुद्धि का विकास होगा। तो पहला और तीसरा तो मतलब होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि नहीं होता है, ठीक है। अब सेम मतलब में सभी में सेम बुद्धि होती है, हाँ होती है, लेकिन समान बिल्कुल इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है, इक्वल नहीं होती मतलब समान नहीं होती, सभी में समान बुद्धि का वितरण नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? समान बुद्धि का वितरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए। प्रारंभिक आकलन के लिए प्राथमिक ध्येय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों की कक्षा में उपस्थिति की जांच करना, स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना, लेखन कला को सुधारने में मदद करना, या फिर अधिगम में अंतराल को समझना। तो कभी भी आपको बच्चे की ना तो स्मरण शक्ति की जांच करना ना उसकी उपस्थिति की जांच करना, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके इस प्रकार से अलग हो जाते हैं, आपको जांच नहीं करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझना है, अवसर देने हैं, ठीक है। जब से बाल केंद्रित शिक्षा या फिर प्रगति शिक्षा या फिर जो आपका शिक्षा शास्त्र है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? लेखन कला को सुधार करने में मदद करना हो सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा अधिगम में अंतराल को समझना। आपका जो अधिगम है छात्र का उसको समझना सबसे जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चौथा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मोहन 13 वर्षीय 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? यदि आपको इसका सूत्र याद होगा, क्या होता है? मानसिक आयु होती तो MA और बटा में हो जाता है CA और गुणित में होता है 100, ठीक है। गुणित में हो जाएगा 100। तो MA दिया हो कितना? 16 दिया हुआ है, MA 16 दिया हुआ, बटे में आ जाएगा 13 और गुणित में कर देंगे 100। तो यहाँ पर सीधे 0 रख दीजिए, 100 का गुणा करेंगे 16 में तो 16 हो जाए, ठीक है। अब इसकी बुद्धि निकाल लीजिए कितनी होगी, तो 13 एकम 13, ठीक है। 13 से 13 कट जाए, 13 एकम 13, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 16 में से 13 चली जाएंगे, कितनी बचेगी? 3 बचेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा तो 13 दूनी 26 होता है। अब बचेगा कितना? 4 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा तो यहाँ 0 के पहले लग कितना? 40 हो जाएगा। 13 3 39 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 123, जो क्या हो जाएगी? उस वाला की बुद्धि लब्धि हो जाएगी, ठीक है। 123 तो मतलब में मूर्ख बुद्धि मंद बुद्धि तो होगा नहीं, ठीक है। और एवरेज भी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज जो होती है 109 होती है, मंद जो होती है वो कितनी होती है? 90 से नीचे होती है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब बचा आपका प्रतिभावान और वरिष्ठ होगा, ठीक है। तो प्रतिभावान जो होता है, प्रतिभाशाली होता है। क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है, जो कि मतलब 130 से ऊपर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा, सुपीरियर बुद्धि कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा चौथा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मनोलैंगिक विकास की
फ्रायडियन अवस्था को क्या कहा जाता है, जिसमें बच्चे को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आपको पता होगा इसके पहले यदि आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें बताया है कि एक जो बालक होता है वो 3 साल की उम्र में क्या हो जाता है, सोच क्रिया करने के लिए परिपक्व हो जाता है। सोच क्रिया के लिए, ठीक है, परिपक्व नहीं, सोच क्रिया करने के लिए उसको मतलब सोच क्रिया करने के लायक हो जाता है, वो सीख जाता है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष पर। इसमें क्या पूछा है, क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को। अब क्या दिया हुआ है, लेटेंसी मतलब अव्यक्तावस्था लेटेसी, या फिर लिंग प्रधानावस्था फेल्विक, या फिर मुखावस्था ओरल, या फिर गुदा अवस्था, या फिर एनल जिसको बोलते हैं। तो आप जब सब जानते हैं कि जो लेटरिंग मतलब जहाँ से आप पॉटी करते हैं उसको क्या बोले, वो गुदा द्वार कहलाता है। तो उससे संबंधित यही क्या है, गुदा द्वार है, गुदा अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो सही जवाब इसका चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन दिया है। 5वां क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। इनमें मानकीकृत परीक्षण होते हैं, इसमें करते हुए अधिगम लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है, या फिर इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें कभी भी डेटा आधारित शिक्षा नहीं होती है कहीं पर भी, ठीक है, और ना ही इसमें मानकीकृत परीक्षण किए जाते हैं, और ना ही इसमें मानकीकृत आधार पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। ये जो होता है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, ये क्या होता है, करते हुए मतलब में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग यही होता है, करके सीखना। इसमें सिर्फ इसमें जोड़ दिया कि इसमें करते हुए अधिगम, तो सिर्फ ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा कर दिए बस। और आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो ऑप्शन मिलता है आपको वही सही है, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से भी है, और इसका क्या है, करते हुए सीखना ही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है, ठीक है। दूसरा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान को परिपक्वता कहा जाता है। परिपक्वता किसको कहा जाता है, पारिवारिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास, या फिर पर्यावरणीय दबाव के कारण परिवर्तन। दबाव के कारण परिवर्तन तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण भी नहीं है, और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक परिवर्तन भी नहीं है। इसका सही जवाब कौन सा, तीसरा, प्राकृतिक जैविक विकास जो है वो परिवर्तन या फिर परिपक्वता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 7वां क्वेश्चन, खालिस्तान अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। कम से कम लगातार 2 अवसरों पर मापा जाता है। विस्तारित अनुदैर्ध्य वृद्धि में, या फिर क्रॉस अनुभागीय विकास में, या फिर मिश्रित अनुदैर्ध्य में। तो जब भी बात करें लगातार 2 अवसरों पर मापा जाता है, कम से कम, ठीक है, कम से कम लगातार 2 बार मापा जाता है, तो वो क्या है, मिश्रित अनुदैर्ध्य होता है। कौन सा, मिश्रित अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता। बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन करना, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, एक छात्र की ग्रेडिंग करने, या फिर एक छात्र की सफलता का पूर्वानुमान लगाने के लिए। तो जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता वो क्या है, एक छात्र की ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग करने के लिए बुद्धि का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया, तो बाकी सब के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन, ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य है लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति को खालिस्तान प्रदान करना है। मतलब एक बालक है, ADIP से क्या है, वो डिसऑर्डर मतलब दिव्यांग है बालक, तो उसके लिए क्या प्रदान करना है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रोजगार, शिक्षा, या फिर सहायक और उपकरण। तो क्या प्रमाण पत्र, आपको प्रमाण पत्र नहीं देना, रोजगार नहीं देना, शिक्षा भी नहीं देनी, आपको क्या देना है, सहायक और उपकरण। जो भी उसके लिए सहायक होगा, जो भी उसके लिए सहाय मतलब फ़ायदेमंद उपकरण होंगे, ताकि वो अच्छा भविष्य बना सके, कुछ कर सके, तो ये करना, ठीक है। तो चौथा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन दिया गया है वाइगोत्स्की के बारे। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय हैं। 3 प्रमुख विषय हैं, कौन कौन से हैं, ऑप्शन देखिए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता, और पारस्परिक निर्धारणवाद, या फिर संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, वैध परिधीय भागीदारी, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और इसमें, ठीक है। तो पारिवारिक निर्माणवाद, प्रोत्साहन, और दंड शास्त्रीय। तो दंड वाला तो है नहीं है, ये तो काट ही दो, क्योंकि आपको पता हो कि दंड वाला किसका है, दंड और पुरस्कार वाला, ठीक है। सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और अधिगम ज्ञान संपन्न। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा,
चौथा इसका क्या है, सही जवाब है, जो कि सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता मतलब में बंडू ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक से संबंधित है, तो सामाजिक सहभागी मतलब समाज का उसमें भागीदार होना चाहिए। समीपस्थ विकास मतलब जो नज़दीक है पहले उसका विकास होगा। और अन्य अधिगम ज्ञान संपन्न, अन्य अधिगम ज्ञान संपन्न मतलब जो भी अन्य ज्ञान है वो भी संपन्न कराया जाए, ठीक है। तो इसका सही जवाब चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, विचार विमर्श और उत्तेजना के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन खालिस्तान को एक प्रकार का पृथक्करण है, किस प्रकार का, वंचित है, समान है, पार्श्ववर्ती है या फिर प्रतिभावान है। तो किस प्रकार का है, ये जो कहलाएगा कौन सा कहलाएगा, प्रतिभावान कहलाएगा। कौन सा, प्रतिभावान कहलाएगा। पृथक्करण जो है एक प्रकार से प्रतिभावान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12वां क्वेश्चन दिया हुआ, बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। मतलब बालकों में जो विकास होता है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, एकीकरण के सिद्धांत के आधार पर, एक रूप पैटर्न के आधार पर, या फिर निरंतरता के आधार पर, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। तो जो भी बच्चे होते हैं उनमें भाषा का जो विकास होता है वो कैसा होता है, एक रूप पैटर्न आधारित होता है। सभी बालकों में सबसे पहले बालक, कुछ जो छोटे बालक होते हैं पहले 2 शब्द बोलना सीखते, फिर माँ कहना सीखते, इसके बाद पापा कहना सीखते, फिर बाकी जो शब्द ज़रूरतें होती हैं उसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसके बारे में कहना सीखता है। मतलब एक रूप होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे आप देखते हैं स्टडी करते तो आपको पता है कि मतलब यदि आपने 10वीं परीक्षा दी तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस मिलेंगे और ब्लैंक क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स मिलेंगे, वन वर्ड में उत्तर देने वाले मिलेंगे। साथ ही साथ उसके बाद में फिर आपको 2-2 नंबर के, फिर 3-3 नंबर के, फिर मतलब एक पैटर्न होता है, एक प्रारूप होता है। वही तो है भाषा, इसी प्रकार से सीखी जाती है, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है। शिक्षा शास्त्र आपकी जो टोटल आनी है 150 क्वेश्चन में से 75 नंबर की शिक्षा शास्त्र आनी है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र आपको बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा शास्त्र के जो भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। स्पेशली टॉपिक वाइज करवाऊंगा आपको हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। यहाँ पर बात करें प्रत्यक्ष दृष्टिकोण या फिर प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, प्राकृतिक विधि या फिर अप्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है, जो प्रत्यक्ष होती है वो कहलाती है आपकी प्राकृतिक विधि या फिर नेचुरल विधि। जैसे ही आपने देखा है कि क्या होता है, बालक जो मान लो आपने प्रत्यक्ष बालकों को बोला कि कुछ अवलोकन करवाना, तो बालकों को मान लो एक पेड़ पौधा, एक पौधा है, ये कोई क्या है, ये कोई एक पौधा है, इसका आपको अवलोकन करवाना है बालक को, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से बालक वहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे। और ये क्या है, प्राकृतिक रूप से स्थायी है, बालक भी प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं। ना तो वहाँ पर दूरबीन लेके जा रहे हैं, ना किसी प्रकार से वो किसी टीवी चित्र देख रहे हैं, ना कोई प्रोजेक्ट बना के देख रहे हैं, वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो प्राकृतिक विधि जो है इसी को ही प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है, ठीक है। इसी नाम से जाना जाता है। तो तीसरा इसका है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो 14वां क्वेश्चन दिया, सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र खालिस्तान के माध्यम से जाएं। क्या है, सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र खालिस्तान के माध्यम से जाएं, स्वतः आकलन के माध्यम से जाएं, रचनात्मक आकलन के माध्यम से जाएं, फिर साथी आकलन के माध्यम से जाएं, या फिर योगात्मक आकलन के माध्यम से जाएं। तो अब एक बात बताइए, जब सहयोग की बात कर रहे हैं अपन, सहयोग की बात कर रहे हैं, तो सहयोग यदि होगा तो उसमें क्या होगा, उसके जो साथी होते हैं, टीम वर्क होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। मतलब में यदि आप यहाँ पर देखेंगे 4 बच्चे हैं, इसको अच्छे से आता है कुछ भी, यदि कोई भी टॉपिक है तो जे इसका सहयोग कराओगे, जे इसका सहयोग करेगा, और जे दोनों मिलकर के इसका सहयोग करेंगे, जे एक दूसरे का भी सहयोग करेंगे। तो क्या होता है, वो क्या साथी आकलन के माध्यम से जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन दिया हो। 15वां क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान को मापने के लिए क्रम निर्धारण मापन रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल का उपयोग काय के लिए किया जाता है, बुद्धि नापने के लिए, अभिवृद्धि मापने के लिए, उपलब्धि मापने के लिए, या फिर कौशल मापने के लिए। तो काय के लिए किया जाता है, अभिवृद्धि। आप देखते हैं जो टेट का एग्जाम जो होने वाला है, जो इसीलिए तो होता है, आपकी एप्टीट्यूड जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है आपकी अभिवृद्धि को मापने के लिए, ठीक है। तो रेटिंग स्केल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अभिवृद्धि मापने के लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको बनना चाहिए। रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। अपने निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सा विकार होता है, फोनिलकुटोरिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दरांती कोशिका अरक्तता, सिकल सेल्स एनीमिया। तो क्या हुआ, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार से अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। इसका सही जवाब दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार की उत्तेजना दूसरे कार
में समानता से अधिक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक पे सिर्फ समझने हैं आपको। क्या है, यदि पहले कार की उत्तेजना दूसरे कार में समानता से अधिक है, दूसरे पहले कार में कम थी लेकिन दूसरे में और अधिक है, कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण का विस्तार न्यून होगा, स्थानांतरण का विस्तार कम होगा, स्थानांतरण का विस्तार जो है अधिक होगा। तो पहले में कम था, बाद में और अधिक हो गया, तो क्या है, स्थानांतरण का विस्तार जो है वो अधिक होगा। ठीक है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है। प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित करता है। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है, या फिर कठिन परिस्थिति का जवाब देने के लिए एक भावनात्मक शक्ति की स्थिति, या फिर अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता, किसी प्रकार को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता। तो ये दिया हुआ है, तो आपको चौथे में और पहले में डाउट होना चाहिए, बाकी दूसरा और तीसरा तो है ही नहीं इसका। ठीक है, लेकिन चौथा भी नहीं है इसका। जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है पहला। ठीक है, प्रेरणा जो होती है मनुष्य की जो आंतरिक स्थिति जो होती है, उसका जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, उसका जो व्यवहार है अंदर से उसको क्या करती है, उत्तेजित करती है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है। और निर्देशित करती है और बनाए रखती है। ठीक है, प्रेरणा जो है इस प्रकार से ऐसा मोटिवेशन होता है जो उसको करता है कि बालक है या फिर जो भी व्यक्ति है कुछ कार्य कर रहा है तो करने की इच्छा उसमें होती है प्रेरणा की वजह से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, 19वां क्वेश्चन दिया हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है। संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है। अनुक्रमिक सोच, संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारणा, सहज ज्ञान युक्ति अधिगम, या फिर आशु रचना या तत्कालिक प्रदर्शन। तो इसका सही जवाब क्या है, अनुक्रमिक सोच। अनुक्रमिक सोच है जो संबंधात्मक, यदि संबंध होगा, मान लो यहाँ पर 3-4 चीज़ कुछ भी है, ठीक है, एक दूसरे का संबंध होगा तो जरूरी नहीं है कि वो किसी क्रम में हो, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, तो वो क्या है, क्रमिक सिक्वेंशियली थिंकिंग नहीं होती है, वो आगे पीछे सोच हो सकती है। ठीक है, अनुक्रमिक सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसने पूछा था नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, अनुक्रमिक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। मतलब आचरण विकार के लिए क्या करेंगे अपन, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, कार्यात्मक परिवार थेरेपी करेंगे, फिर प्रणालीगत फैमिली थेरेपी करेंगे, या फिर प्ले थेरेपी करेंगे। तो इसके लिए सही जवाब क्या होगा, पहला। यदि किसी का बालक क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, आचरण विकार उसमें है, तो आप उनके साथ में माता पिता के साथ में मीटिंग करेंगे और उसको किस प्रकार से माहौल मिल रहा है घर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो माहौल वहाँ पर मिल रहा है, गलत माहौल मिल रहा है, तो उनके माता पिता को समझाएंगे कि बालक में ये कमी है, इस प्रकार से वो आचरण जो है गलत व्यवहार करता है। ठीक है, तो उस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन, इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है। व्यक्तित्व लक्षण नहीं, व्यक्तित्व का लक्षण कौन सा नहीं है, विचार भावना, आंकना समझना, संवेदना, अंतःप्रज्ञा, या फिर कद रंग। तो इसका सही जवाब कौन सा, कद रंग। कद रंग जो है मतलब जो उसका हाइट और जो कलर होता है वो व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कैसा दिखता है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो विचार है, वो किस प्रकार से समझ पाता है, उसकी संवेदना कैसी है प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, ये चीज़ होना चाहिए, वही होता है व्यक्तित्व। रंग और रूप नहीं होता है उसका। ठीक है, यहाँ पर कद और रंग लिखा है, रंग और रूप भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, दा। क्या है, नहीं पूछा था, क्या है, व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, तो क्या आंसर है, दा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन दिया हुआ, उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। तो क्या कहा जाता है, स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, या फिर एल्गोरिथम, या फिर सूचना प्रसंस्करण, या फिर रूढ़ि युक्ति। तो क्या कहा जाता है उसको, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहा जाता है जब उसका सही उपयोग किया जाए तो वह हमेशा एक समाधान लेके आता है। ठीक है, दूसरा इसका जो है वो सही हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचना की अनदेखी करता है तो
किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित करता है। जब उसने एक ही चीज़ पर फोकस करा है, मतलब में 4 चीज़ें यहाँ पर है, 4 सब्जेक्ट हैं उसके, उसने एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, मतलब एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ उसी पर फोकस करना है, तो बाकी चीज़ पर नहीं करना, तो कौन सा हो जाएगा, सेलेक्टिव अटेंशन, मतलब में चयनात्मक अवधान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं, चयनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन दिया हुआ, खालिस्तान अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है, कौन सी, छिटपुट जानकारी, सर्पिल में या फिर रेखिक में या फिर वियोगी में। तो जो सर्पिल अधिगम होता है इसमें जो होती है एक अतिरिक्त जानकारी होती है सर्पिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 25 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, अभी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, इसके पहले नहीं पूछा गया है ये वाला, ट्रेट पूछा गया, टैट नहीं पूछा गया। यदि टैट होता तो वो तो आप कर देते मार्गना या मूरे, लेकिन वो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रेट थ्योरी जो है, टी थ्योरी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि टी थ्योरी। ठीक है, टी थ्योरी जो है वो किसने दी है, हंस आइज ईसनेक या फिर रेमंड कैटेल, अल्बर्ट वंडूरा या फिर गार्डन आलपोर्ट। तो किसने दी है, अल्बर्ट वंडूरा। टी थ्योरी जो है वो अल्बर्ट वंडूरा ने दी है। याद रखिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं वो जरूर नोट डाउन कर लीजिए। एक व्यक्ति खालिस्तान के दौरान पौरुष या स्त्रीत्व सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। एक व्यक्ति है, किस दौरान में वो सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, बचपन में, किशोरावस्था में, बचपन अवस्था में या फिर शैशवावस्था है। मोस्टली जब उसको एहसास होता है, पहले तो छोटे बालक होते हैं उनको ये भी एहसास नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है, वो सब एक साथ ही खेलते हैं। ठीक है, लेकिन किशोरावस्था में उनको एहसास होता है कि मतलब जब वे बड़े होते हैं, जी टीनेजर में पहुंचते हैं, तो उनको पौरुष मतलब बोलते हैं कि हाँ हम यंग हो गए, बड़े हो चुके हैं, हम पुरुष हैं, ये लड़की है, तो उनको अपने आप में ही एहसास होने लगता है। वो होता है कहाँ पर, किशोरावस्था में होता है, एडल्सेंस। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, मेटा घटक, घटक प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं। मेटा घटक, प्रदर्शन घटक, ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं। त्रिपक्षीय सिद्धांत, त्रिकोणीय सिद्धांत, आलपोर्ट का सिद्धांत, आइजैक का सिद्धांत। तो देखो पहली बात तो इसमें त्रि आएगा, 3 चीज़ है, मेटा, प्रदर्शन और ज्ञान, ये 3 चीज़ें हैं। मतलब मैं इसको इस प्रकार से आप इसको कोण बना लीजिए, तो 3 कोण बन जाएगा। कौन सा 3 कोण बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा, एक जे बन जाएगा, एक जी बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, त्रिकोणीय, एक साइड क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, एक साइड मेटा हो जाएगा, और एक साइड क्या हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, सबसे उच्च में क्या हो जाएगा, ज्ञान में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो, त्रिकोण सिद्धांत। इस प्रकार से अब आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, दूसरा होगा, त्रिकोणीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करना, एक व्यवहार का अवलोकन प्रति 10 द्वारा किया जाता है, या फिर व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रतिक्रिया बन जाता है, या फिर व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो स्किनर ने क्या बताया था कि व्यवहार जो है वो इनाम और सज़ा के रूप में होता है। मतलब यदि बालकों को इनाम दिया जाए तो वो करेंगे, जिस कार्य में इनाम दिया जाएगा तो वो करेंगे, जिसमें सज़ा दी जाएगी तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये है इसका, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके व्यवहार की समग्रता का अध्ययन करने में किया जाता है, अवलोकन विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, सर्वेक्षण विधि का, या फिर केस स्टडी में। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक बता देता हूँ आपको इसको याद करने की। समग्रता, यदि किसी भी व्यक्ति के समग्रता की बात, यदि कोई कैसा ही व्यवहार, यहाँ पर व्यवहार का आकलन करना है। ठीक है, यदि आपने देखा हो जनरली कुछ क्राइम होता है तो किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, कुछ भी गलत काम किया है, किसी को मारा है, पीटा है, किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाया किसी, मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए क्या कर दिया गया है, उसका केस कर दिया गया पुलिस में। और पुलिस में यदि केस कर दिया गया तो फिर बाद में उसकी पूरी की पूरी केस स्टडी की जाएगी, पूरी की पूरी हिस्ट्री उसकी निकाली जाएगी, उसने पहले कभी किया है, नहीं किया, क्यों किया है, ये सब पूरी केस की जानकारी ली जाएगी, मतलब केस स्टडी विधि कहलाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से इसको याद रखिए कि व्यवहार का उसकी समग्रता का याद रखना, समग्रता में अध्ययन करना ही क्या है, केस स्टडी विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट का, क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रेक्षण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है? कौन सी होती है? रोसर स्याही धब्बा, रोसर स्याही का धब्बा, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर प्रेक्षण? तो क्या है? प्रक्षेपण तकनीक जो है व्यक्तित्व की या व्यक्तित्व की जो विधियां थी मापने की, उसमें आपको एक मिला होगा रोसर स्याही का धब्बा, मतलब हरमन रोसा ने जो प्रतिपादित किया था, ये पहला इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हर एक विषय की प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाऊंगा। अभी बाल विकास के 10 कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद में आपको जो भी कमेंट आएगा उसका मैं लेकर के आऊँगा। हिंदी का बोलोगे तो आप हिंदी का लेके आ जाऊँगा, आप बोलोगे संस्कृत का कुछ संस्कृत का लेके आ जाऊँगा। यदि आप बोलोगे दोनों चलाओ एक साथ तो दोनों को एक साथ करूँगा, एक सुबह एक शाम। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है कि जो हरमन रोसा है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। इसका प्रैक्टिस सेट आपको पहले मिल चुका है, प्रक्षेपण की विधियां जो हैं वो आपको पहले मिल चुकी हैं। तो इसमें से आपको बताना है कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, उन्होंने जो स्याही धब्बा परीक्षण किया था, कब किया था, ये कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।